बेटा हम लोग कर रहे हैं बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड वैल्यूएशन को आप कहोगे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। फिक्स्ड इनकम क्यों? क्योंकि जब हम शेयर्स वगैरह खरीदते हैं ना तो हमें बेसिकली उन पे डिविडेंड मिलता है, और डिविडेंड कोई फिक्स्ड नहीं होता है। ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं ज़्यादा मिलता है, कम प्रॉफिट्स होते हैं कम मिलता है। पर जो बॉन्ड्स वगैरह में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने ये पता लगाना है कि जो हमारी रिटर्न है इन परसेंटेज क्या है। जब इस रिटर्न को इन परसेंटेज हम निकालने की कोशिश करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? यील्ड। फिर हर आदमी की एक्सपेक्टेशन अपनी अलग होती है, तो हर आदमी बॉन्ड को वैल्यू करेगा ना। तो दूसरा होता है व्हाट शुड बी दी प्राइस ऑफ बॉन्ड if desired yield is to be achieved। अचीव्ड कह दो, अटेन्ड कह दो। तो ये पार्ट हो गया वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। पहले तो ये बात समझ में आ गई कॉन्सेप्ट आपको। तो जो बॉन्ड होता है उसमें हमें एक फिक्स रिटर्न मिलती है। अब इसमें हमारे पास चर्चा के दो मुख्य विषय रह जाते हैं। एक कि भाई यील्ड क्या है, क्या हमें मिल रहा है। दूसरा हमारी यील्ड के हिसाब से बॉन्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि हम डिसीजन ले पाए। तो यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं भी ऐसी कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती है। तो अब यहां पे मैं इसके डेफिनेशन से समझाता हूं, अपनी भाषा में तो मैंने समझा दिया आपको। अ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी रिप्रेजेंट्स अ क्लेम ऑन ए पीरियोडिक स्ट्रीम ऑफ इनकम ओवर अ गिवन टाइम। मतलब ये हुआ, मैंने अगर कोई बॉन्ड खरीदा है जिसपे मुझे ईयरली ब्याज मिलता है, 5 साल का बॉन्ड है, तो अगर मैं वो बॉन्ड खरीदता हूं तो इसका मतलब मुझे 5 साल तक लगातार फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो मेरा क्लेम हो गया ना। पहली लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। द होल्डर ऑफ अ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी गेट्स अ फिक्स्ड पीरियोडिक इनकम ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड फ्रॉम द कंपनी इशूइंग दीज सिक्योरिटीज। तो उसको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा, और जब वो लाइफ उसकी एक्सपायर हो जाएगी तो उसको प्रिंसिपल वैल्यू कह लो या पार वैल्यू, अगर कोई प्रीमियम वगैरह है तो वो रिटर्न हो जाएगा। अब अगर हम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के क्लासिफिकेशन करें पॉपुलरली, तो जब हम फिक्स्ड इनकम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बॉन्ड्स और डिवेंचर्स आते हैं। पर ऐसा नहीं है, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स ज्यादा पॉपुलर है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स है। एक और सिक्योरिटी होती है जिसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। उसमें हमें फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है, पर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है। अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो वो डिविडेंड स्किप कर सकती है। पर इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट कंपनी का टेक्निकली चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो वो देना बनता ही है। और एक टैक्सेबल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस है। जब कंपनी इंटरेस्ट देती है ना डिवेंचर्स के ऊपर, तो इंटरेस्ट को हम एक्सपेंस समझते हैं। जब वो इंटरेस्ट देती है तो उसका खर्चा है, खर्चा होगा टैक्स बचेगा। खर्चा होने से क्या होता है? उसके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। प्रॉफिट्स कम होने से क्या होता है? उसको कम टैक्स देना पड़ता है। यानी अगर कंपनी 10% डिवेंचर इशू कर रही है, 10% डिवेंचर का मतलब ये हुआ कंपनी को उस पर 10% इंटरेस्ट देना है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्टिव इंटरेस्ट 10% से कम है। रीजन, जब वो 10% इंटरेस्ट देगी तो उसका एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होने से उसके प्रॉफिट कम हो जाएंगे, प्रॉफिट कम हो जाने से उसको टैक्स कम देना पड़ेगा। अच्छा, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उल्टा है। इन्वेस्टर अगर 10% डिवेंचर्स खरीदता है तो उसको 10% इंटरेस्ट मिल तो रहा है, लेकिन उसकी इफेक्टिव अर्निंग कम है। सोचो क्यों? क्योंकि 10% जब उसको इंटरेस्ट मिलेगा तो उसकी इनकम बढ़ जाएगी, वो उस पर टैक्स देगा। एक सिंपल सा एग्जांपल समझो ना, आप मुझे 10,000 फीस देते हो और मेरा कोई खर्चा नहीं है। आप मुझे 10,000 फीस देते हो, गवर्नमेंट का 30% रेट ऑफ टैक्स है, तो मैं तो घर 7,000 रुपये लेके जाऊंगा ना। भाई 10,000 आपसे लिए, 30% गवर्नमेंट को दे दिए, तो वो 10,000 मेरे लिए 10,000 के बराबर नहीं है, वो कितने के बराबर है? 7,000 के इफेक्टिवली। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। प्रेफरेंस शेयर्स पे एक बात कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बात नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, कंपनी को कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड दिया जाता है उसको हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। इट इज नॉट एन एक्सपेंस। So when it is an appropriation of profit, we do not get income tax benefit under Income Tax Act.
तो अगर आप डिविडेंड दे रहे हो उस पर आपकी कोई टैक्स की बचत नहीं। उल्टा गवर्नमेंट ने ये सिस्टम बनाया कि जब कोई कंपनी डिविडेंड देगी तो उसको गवर्नमेंट को उस डिविडेंड के ऊपर एक टैक्स देना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। दोनों में फर्क है। कॉर्पोरेट टैक्स होता है इनकम टैक्स। कई बार बच्चे मैंने देखा ये बड़ी मिस्टेक करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स होता है इनकम टैक्स, और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, दोनों में वर्ड कॉर्पोरेट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, कॉर्पोरेट टैक्स होता है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स होता है टैक्स ऑन डिविडेंड। तो जो कंपनी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देती है किसके ऊपर? डिविडेंड के ऊपर। तो ये दोनों में फर्क है। चीज की क्लैरिटी हो गई आपको? श्योर। तो दो तरह की फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती है। नंबर 1 बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर्स। दो फर्क है। अच्छा, दूसरी बात इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करी। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलता है वो टैक्स फ्री इनकम होता है। देखो बॉन्ड्स में क्या है, कंपनी को टैक्स बचेगा, इन्वेस्टर को देना पड़ेगा। कॉर्पोरेट प्रेफरेंस डिविडेंड शेयर्स पे क्या होगा, कंपनी को डिविडेंड के ऊपर टैक्स भी नहीं बचेगा, ऊपर से कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना पड़ेगा। इसमें इन्वेस्टर के लिए टैक्स फ्री इनकम है। तो ये इनके टैक्स ट्रीटमेंट का फर्क है, लिख लीजिए। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं, आगे बढ़ने चर्चा के लिए बढ़ाते हैं और बात करते हैं किसकी, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, थोड़ा डिटेल में। वैसे तो मैं बता ही चुका हूं सब बातें, मैं थोड़ा पढ़ के इसलिए बता रहा हूं, कई बार बच्चों को लैंग्वेज क्लियर नहीं होती है। देखो बॉन्ड्स और डिबेंचर इज अ बेसिक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। मैंने बोला ना सबसे पॉपुलर है क्योंकि ये बेसिक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है, विच इज इशूड बाय अ बोरिंग यूनिट अंडर ए बोरिंग एग्रीमेंट एंड अरेंजमेंट। बॉन्ड इशू कर दिया, ये पैसा मैंने उधार लिया है, कंपनी कहती है और मैं आपको इस पर ब्याज दूंगी। ये फिर एग्रीमेंट बन जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन करने के लिए। Under the agreement, the issuer borrower has to pay periodic interest, generally yearly. हाफ ईयरली भी होता है, पॉपुलर मैंने देखा हाफ ईयरली ईयरली के मुकाबले, ऑल्दो थ्योरेटिकली हम बोल देते हैं ईयरली, पर हाफ ईयरली ज्यादा पॉपुलर है। टू द रजिस्टर होल्डर ऑन स्पेसिफिक डेट। ठीक है, जैसे 12% सिक्योरिटी है तो ईयरली की बात करें तो हर 31 मार्च को आपको 12% ब्याज मिल जाएगा, चाहे आपने वो 10 दिन पहले खरीदे हो, आपको 12 मिलेगा, जिस होल्डर को मिलता है उस डेट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉल्ड द कूपन रेट। अब यहाँ पर जो हम एसएफएम में इंटरेस्ट रेट को एक वर्ड से नाम पॉपुलरली बुलाते हैं, उसको बोलते हैं कूपन रेट, इज फिक्स्ड एंड इज अप्लाइड टू द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड टू फाइंड आउट द पीरियोडिक इंटरेस्ट अमाउंट। यानी अगर बॉन्ड की फेस वैल्यू 100 रुपए है और कूपन रेट 10% है, तो 100 का 10% आपको ब्याज 10 रुपए मिलेगा, भले वो बॉन्ड आपने मार्केट से 90 रुपए का खरीदा हो, भले वो बॉन्ड आपने मार्केट से 110 रुपए का खरीदा हो, पर आपको इंटरेस्ट उसकी फेस वैल्यू अर्थात 100 पर ही मिलेगा। ये बात ध्यान रखें। एट मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी हो जाती है, द इशुअर बोरोवर रिपेज द डेट। तो यानी सिस्टम क्या बना, अब ध्यान से सुनिए, मैंने किसी कंपनी का 1000 का बॉन्ड खरीदा 10% वाला 5 ईयर्स के लिए, इंटरेस्ट पेबल है एनुअली। अब ध्यान से सुनिए, 1000 का 10% 100 रुपया, एक साल बाद 100 रुपया मिलेगा ब्याज, 2 साल बाद 100 रुपया मिलेगा ब्याज, 3 साल बाद 100 रुपया मिलेगा ब्याज, 4 साल बाद 100 रुपया मिलेगा ब्याज, 5 साल बाद 100 रुपया मिलेगा ब्याज, 5 साल बाद 1000 रुपया भी मुझको वापस हो जाएगा, जिसको आप प्रिंसिपल कह सकते हैं। तो प्रिंसिपल कब वापस होता है? ऑन मैच्योरिटी। उसके बाद फिर इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता है। अब जो प्रिंसिपल होता है कभी कभी ज्यादा मिल जाता है, आपने ये वर्ड्स तो सुने होंगे, रिडम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो कंपनी के एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। तो एट मैच्योरिटी द इशुअर बोरोवर रिपेज द डेट, द रीपेमेंट अमाउंट इज एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट एंड मे बी इक्वल टू, यानी पार वैल्यू मिल सकती है, लेस अगर रिडम्पशन पे डिस्काउंट है और मोर अगर रिडम्पशन पे प्रीमियम है। समझ गया? तो अगर रिडम्पशन इज एट डिस्काउंट तो आपको पार वैल्यू से कम मिलेगा, अगर रिडम्पशन इज एट प्रीमियम आपको पार वैल्यू से ज्यादा मिलेगा, अगर रिडम्पशन इज एट पार तो आपको पार वैल्यू मिलेगी। एक एक फीचर समझ में आ गया जी बॉन्ड्स का? लिख लीजिए।
लिख लिया। तो बॉन्ड के केस में एक बात बता देता हूँ क्या होता है कि जैसे ये इन्वेस्टर है, थोड़ी देर के लिए हम समझ लें, आपने लिख लिया, ये इन्वेस्टर है, तो ये इन्वेस्ट करेगा एक बारी, तो इसके पास से पैसा चल जाएगा एक बारी, और यहां मान लेते कंपनी है, तो कंपनी क्या करेगी, इसको पीरियोडिकली क्या पे करेगी, मैं एरो दिखा रहा हूँ, I1 1 साल बाद इंटरेस्ट, I2 2 साल बाद इंटरेस्ट, I3 3 साल बाद इंटरेस्ट, यानी हर साल वो उसको क्या पे करेगी, इंटरेस्ट। और ऐसे करते करते जो लास्ट ईयर होगा उसके अंदर वो लास्ट इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वैल्यू वापस कर दी। अब प्रिंसिपल वैल्यू मैंने बता दिया आपको, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, और इक्वल भी हो सकती है पार वैल्यू पे, वो डिपेंड करेगा एग्रीमेंट। क्लियर हो गई थी? लेकिन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ऐसा है कि कुछ चीज़ें हैं, यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इतना नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम यहाँ इसको ना एक ग्रेटर फ्रेमवर्क में समझ रहे हैं कि मतलब इंटरनेशनली लगा सके, तो हम हर केस को यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, ठीक है ना, थियोरेटिकली। तो वो प्रैक्टिकली रूल्स एक्चुअली आजकल आपको पता, बड़ा मॉडर्न हो गया, सेबी आ गया, तो अकॉर्डिंगली रूल्स ना बड़े फ्रीक्वेंटली चेंज करता रहता है, तो हम सारी चीज़ों को थियोरेटिकली समझ लेंगे, भाई अगर ऐसा है तो ऐसा है। अब मान लो उसमें से कोई चीज़ प्रोहिबिटेड होती है तो वो चीज़ हमें एप्लीकेबल नहीं होगी, पर हमें अगर वो एप्लीकेबल हो जाती है तो उसको भी निकालना आता है, तो हम थोड़ा ब्रॉडर फ्रेमवर्क से समझेंगे हर चीज़ को। तो प्रैक्टिकली क्या हो सकता है मैं आपको थोड़ा बता दूं, तो थ्योरेटिकली बात करें, थ्योरेटिकली इशू, मान लो फेस वैल्यू 100 है ना, तो इशू 3 तरह से कर सकती है कंपनी। एक एट पार, एट पार का मतलब होता है 100 का डिवेंचर 100 में देगी। एक एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट का मतलब होता है 100 का डिवेंचर कम यानी 90 में देगी, यानी कंपनी को लॉस है, इन्वेस्टर को फायदा है। एट प्रीमियम, एट प्रीमियम का मतलब होता है 100 का डिवेंचर कंपनी ने 115 का दे दिया इशू के वक्त। तो थ्योरेटिकली इसमें से कुछ एक केसेस लोग आर्ग्यू करते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं प्रैक्टिकली, पर थियोरेटिकली हमारे लिए है सारे केसेस, ठीक है ना, बिकॉज हमें तो वैल्यूएशन करना है ना, वो आना चाहिए। तो प्रैक्टिकली 3 केसेस हो सकते हैं इशू के। इसी तरह जो रिडम्पशन है उसके भी 3 हो सकते हैं। एक हो जाएगा एट पार, यानी कंपनी कितना लौटाएगी, 100 रुपये, ना कंपनी को एक्स्ट्रा देना पड़ा, ना कम देना पड़ा, ना इन्वेस्टर को कोई फायदा हुआ, नुकसान हुआ। एट डिस्काउंट का मतलब होता है कंपनी कम लौटाएगी, यानी उसने 95 लौटाए, तो देखा जाए तो कंपनी को फायदा हो गया, फेस वैल्यू 100 है, दे रही है 95, इन्वेस्टर को नुकसान हो गया। एक हो सकता है एट प्रीमियम, एट प्रीमियम में क्या होता है कंपनी ज्यादा लौटा रही है, 110 रुपये लौटा रही है, तो देखा जाए इन्वेस्टर को फायदा हो गया, 100 के 110 मिल रहे, कंपनी को नुकसान हो गया। जो मोस्ट पॉपुलर केसेस में देखता हूं वो ये वाला विद ये चलता है, इशू एट पार रिडम्पशन एट प्रीमियम, जो सबसे पॉपुलर है ये चलता है डिवेंचर्स में, जो मैंने देखा है। थियोरेटिकली 9 केसेस हो गए, बताओ कैसे, 3 इशू है, 3, हाँ 3 इशू है, 3 रिडम्पशन है, तो हर एक इशू के साथ 3 रिडम्पशन के केसेस हो गए, तो 3 3 9 केसेस हो गए। इशू एट पार फिर 3 केसेस रिडम्पशन के, इशू एट डिस्काउंट फिर 3 केसेस रिडम्पशन के, इशू एट प्रीमियम फिर 3 केसेस रिडम्पशन के, तो टोटल 9 बनते हैं थियोरेटिकली स्पीकिंग, राइट जी। तो आप लिखना चाहो इसको लिख लो।